हेलो दोस्तों, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सभी को चार्ट पैटर्न कोर्स का पहला पार्ट पसंद आया, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पर केंद्रित था। आपकी डिमांड के अनुसार यहाँ इस 3 वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। हमेशा की तरह आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, इसलिए पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप वीडियो को लाइक करें। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ सके और इसे अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन सक्षम करें ताकि आप आने वाले किसी भी अपलोड्स को मिस न करें। पिछले एपिसोड में हमने 5 विभिन्न प्रकार के कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात की। हालांकि इस वीडियो में हम रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे कि ये पैटर्न बाजार में क्यों काम करते हैं और आपको इनका ट्रेड क्यों करना चाहिए। हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया के साथ 4 सबसे कॉमन और सबसे लाभदायक रिवर्सल पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे। यदि आप नहीं जानते कि रिवर्सल पैटर्न क्या है, तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पैटर्न संकेत देते हैं कि बाजार में एग्जिस्टिंग ट्रेंड संभवतः रिवर्स हो जाएगी, या सरल शब्दों में वे प्रिडिक्ट करते हैं कि पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद बाजार एग्जिस्टिंग ट्रेंड का ऑपोजिट डायरेक्शन में यू टर्न लेगा। इनमें से अधिकांश रिवर्सल पैटर्न्स ट्रेंड्स के बीच कंसोलिडेशंस के रूप में बनते हैं। यह ऐसा है जैसे बाजार हमें बता रहा हो कि वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते चलते थक गया है और कुछ आराम करने के बाद बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की सोच रहा है। हम 4 रिवर्सल पैटर्न्स और उनके काउंटर पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे। पहले हम हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को समझेंगे। इसके बाद डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, फिर ट्रिपल टॉप्स और ट्रिपल बॉटम्स को जानेंगे। और अंत में हम राइजिंग और फॉलिंग वेजेस के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न में से एक है, और क्योंकि यह लोकप्रिय है इसलिए गलती होने की संभावना भी अधिक है। आइए समझें कि पैटर्न वास्तव में क्या दर्शाता है। इस पैटर्न में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, फिर राइट शोल्डर और नेकलाइन। कुल मिलाकर पैटर्न सरल दिखता है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है और क्यों इससे फर्क पड़ता है? आइए इसका अधिक डिटेल में एनालिसिस करें। हम लेफ्ट शोल्डर से शुरुआत करेंगे। मार्केट में इनिशियल ट्रेंड एक अप ट्रेंड है जहां कीमतें ऊपर बढ़ती है। फिर बाजार करेक्शन या पुल बैक करता है। जैसे ही बाजार पुल बैक करता है तो लेफ्ट शोल्डर बनता है। इस पॉइंट पर यह नहीं बता सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मार्केट में पुल बैक्स रेगुलरली फॉर्म होता है और यह सिर्फ एक और स्विंग लो हो सकता है जहां से कीमतें ऊपर जा सकती हैं। फिर बाजार पिछले स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करता है, जिससे एक हायर हाई बनता है। हालांकि सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं या ऊपर की ओर प्राइस रैली का ऑपोजिशन करते हैं और कीमत को पहले से बने स्विंग लो की ओर धकेल देते हैं। इस प्राइस एक्शन के परिणामस्वरूप जो स्विंग हाई बनता है वो पैटर्न का हेड होता है। इसके अलावा दोनों स्विंग लोज को जोड़ने वाली लाइन एक सपोर्ट लेवल बनाती है, जिसे नेक लाइन कहा जाता है। यहाँ हायर हाइज और हायर स्विंग लोज से बने अप ट्रेंड स्ट्रक्चर का वायलेशन किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि रिवर्सल होगा, क्योंकि प्राइस साइडवेज में भी ट्रेड कर सकती है। नेकलाइन से बायर्स कीमत को ऊपर उठाने का अंतिम प्रयास करते हैं, लेकिन वे प्रीवियस हाई या पैटर्न के हेड को तोड़ने में भी असफल होते हैं और एक बार फिर सेलर्स कंट्रोल लेते हैं और प्राइसेस को नेकलाइन की ओर धकेलते हैं। पिछले हाई की तुलना में ये लोअर हाई बनाता है, जो मार्केट सेंटिमेंट में बेरिशनेस की ओर बदलाव का संकेत देता है। एकमात्र लेवल जो बुल्स के फेवर में है वो नेकलाइन है, जो एक सपोर्ट लेवल है, या दूसरे शब्दों में नेकलाइन बायर्स के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यदि प्राइस इसके नीचे ब्रेक हो जाती है तो बाजार नीचे जा सकता है और यह डाउन ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है। तो बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल होने का संकेत देता है, क्योंकि बायर्स कीमत को ऊपर बढ़ाने में विफल रहते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लायक हैं? दरअसल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न पर ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन पर आप सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ये इससे संबंधित हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कितना रिलायबल है। सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न समान नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि राइट शोल्डर कैसे बनता है यह एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सके कि ब्रेकआउट का ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है
जिसमें राइट शोल्डर बहुत लंबा है, तो आप ब्रेकआउट खरीदने से बचना चाहेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइस राइट शोल्डर की हाइट से नेकलाइन या सपोर्ट एरिया तक लंबी दूरी तय कर चुकी है। ये रास्ते में अधिक सेलर्स को आकर्षित करती है। इसलिए मार्केट को सेलर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग लेने की वजह से और सपोर्ट लेवल से खरीदारी करने की इच्छा रखने वाले ट्रेडर्स की ओर से बाइंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इससे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बनता है, जिससे प्राइसेस में इंक्रीज होती है और पैटर्न फेल हो जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि राइट शोल्डर शैलो हो और यह हेड के 50% से नीचे रहे। इसके अलावा दो और चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए जब आप सबसे अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न को चुनते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर है और दूसरा है पैटर्न की ड्यूरेशन। इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये सच है कि हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, लेकिन यदि मार्केट बहुत मजबूत अप ट्रेंड में है तो एक सिंपल चार्ट पैटर्न पूरी अपमूव को रिवर्स करने की बहुत कम संभावना है। इसके बजाय मार्केट में अप ट्रेंड जारी रहने की चांसेस अधिक है। हो सकता है कि पैटर्न एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट जनरेट कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से रिवर्सल नहीं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप एक बहुत मजबूत ट्रेंडिंग मार्केट्स के खिलाफ दांव न लगाएं सिर्फ इसलिए कि आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है। दूसरा फैक्टर पैटर्न की ड्यूरेशन है। आपके द्वारा फॉलो किए जाने वाले टाइम फ्रेम्स के आधार पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने में 200 दिन या 20 दिन या 20 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन कॉमन सेंस के साथ सोचो तो ये बहुत स्पष्ट है कि जिस पैटर्न को बनने में 200 दिन लगते हैं, वो 20 दिन में बनने वाले हेड एंड शोल्डर्स की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जो बदले में 20 मिनट में बनने वाले पैटर्न से अधिक रेलेवेंट है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि मार्केट 200 डे पैटर्न के नेकलाइन को तोड़ता है तो अधिक ट्रेडर्स या बायर्स होंगे जो सपोर्ट पर बाय करेंगे और मोस्ट ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस नेकलाइन के नीचे रखेंगे। ये बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और वे बाहर एग्जिट करने के लिए रश करेंगे या ब्रेकडाउन होने पर उनके सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाएगा। जब आप 20 मिनट में बने पैटर्न का मामला लेते हैं तो यह हमेशा सच नहीं हो सकता है, क्योंकि कम लोगों को इसके बारे में पता होगा और पैटर्न आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम्स पर बने हेड एंड शोल्डर पैटर्न और जिसे बनने में अधिक समय लगता है, उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जब प्राइस नेकलाइन तोड़ती है तो आप तुरंत शॉर्ट ट्रेड्स कर दें। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ट्रेडिंग करने के कुछ सर्वोत्तम तरीके हैं। मैं ट्रेड एंट्री टेक्निक्स से शुरुआत करूंगा। इस पैटर्न के लिए 4 पॉसिबल एंट्री मेथड्स हैं। पहली और सबसे अग्रेसिव एंट्री तब होती है जब प्राइस नेकलाइन से नीचे ब्रेक होती है। विचार यह है कि ब्रेकडाउन कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोज होने का इंतजार किया जाए और फिर ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोज या लो प्राइस के नीचे एक शॉर्ट एंट्री ली जाए। इस टेक्निक का एडवांटेज यह है कि आप बहुत जल्दी किसी ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे और शायद आपको बेस्ट पॉसिबल एंट्री प्राइस मिलेगा। लेकिन दोष ये है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है और फॉल्स ब्रेकआउट दे सकती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। दूसरी एंट्री टेक्निक प्राइस बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट से जुड़ी है। बिल्डअप का अर्थ है एक एरिया ऑफ वैल्यू के निकट कीमतों का टाइट कंसोलिडेशन, विशेष रूप से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के निकट। आप मेरे प्राइस एक्शन कोर्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीक्रेट्स के बारे में अधिक जान सकते हैं। इस मामले में हम नेकलाइन या सपोर्ट लेवल के पास प्राइस के टाइट कंसोलिडेशंस का इंतजार करेंगे और यदि प्राइस नीचे टूटता है तो आप ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज के ठीक नीचे या लो प्राइस के नीचे अपनी ट्रेड एंट्री का रेफरेंस दे सकते हैं। इस मेथड का एडवांटेज स्पष्ट रूप से स्टॉप लॉस का टाइट प्लेसमेंट और एक अच्छा एंट्री प्राइस और बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क भी है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ब्रेकडाउन कैंडल बहुत बड़ी हो सकती है और आप बहुत लोअर प्राइसेस पर बेचेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या होगा यदि बाजार में कोई बिल्डअप न हो और फिर भी गिरावट जारी रहे, तो क्या मैं ट्रेड से चूक नहीं जाऊंगा? यह एक रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिल्डअप्स रोज रोज नहीं होता है। एक अन्य कॉमन मेथड कीमतों में प्राइमरी पुलबैक की प्रतीक्षा करना है। ये टेक्निक आपको ब्रेकडाउन के बाद भी कीमतों में उतार चढ़ाव को पकड़ने की सुविधा देती है। यह इस तरह से काम करता है। यदि मार्केट बिना किसी बिल्डअप्स के ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम प्राइमरी पुलबैक होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर कैंडल्स के साथ प्राइसेस में एक टेम्पररी अप मूव है, जो आमतौर पर एक फ्लैग या पेनेंट पैटर्न जैसा दिखता है, जिसे आप क्लियरली ट्रेड करना जानते होंगे। और यदि मार्केट में गिरावट आती है
तो आप प्रीवियस स्विंग लो के ब्रेक पर शॉर्ट ट्रेड लेने पर विचार कर सकते हैं, या जब प्राइसेस डिक्लाइन होने लगती हैं तो तुरंत एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है, सबसे अच्छे पुलबैक्स शैलो रिट्रेसमेंट्स और स्मॉल बॉडीड कैंडल्स के साथ होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमें एक स्टीप पुलबैक मिले, और वो भी लार्ज बॉडीड कैंडल्स के साथ? इस मामले में हम क्या करेंगे? यदि पुलबैक गहरा है तो हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के अनुसार नेकलाइन या प्रीवियस सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस लेवल में प्राइसेस का फिर से रीटेस्ट करने की प्रतीक्षा करेंगे। ऑब्जर्व करें, यदि प्राइस नेकलाइन का दोबारा परीक्षण करती है तो शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार आदि जैसे कैंडलस्टिक्स के रूप में नेकलाइन से प्राइस रिजेक्शन की वेट करें। आप मेरे प्राइस एक्शन कोर्स में कैंडल्स का उपयोग करके रिवर्सल ट्रेडिंग करने के बारे में अधिक जान सकते हैं। यदि आपको लगता है कि प्राइस रिजेक्शन है तो आप अगली कैंडल पर शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। ये रीटेस्ट टेक्निक आपको अपनी एंट्री को टाइम करने और बेहतर प्राइसेस पर बाजार में शॉर्टिंग करने की सुविधा भी देती है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि प्राइस हमेशा रीटेस्ट नहीं करेगी और आप ट्रेड से पूरी तरह चूक सकते हैं। ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेफ्ट शोल्डर और हेड के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम्स कम होना चाहिए, जो बाइंग इंटरेस्ट में कमी का संकेत देता है, और राइट शोल्डर के फॉर्मेशन के दौरान और ब्रेकआउट के दौरान भी वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए, जिससे इंक्रीज्ड सेलिंग इंटरेस्ट की पुष्टि होती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही एंट्री टेक्निक्स का उपयोग करें। अब हम अपने एंट्री क्राइटेरिया के संबंध में स्टॉप लॉसेस लगाने के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार चर्चा की है, आपका स्टॉप लॉस उस लेवल पर होगा जिसका उल्लंघन होने पर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। चूंकि हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न से डील कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस ऐसे लेवल पर होना चाहिए जो पैटर्न को पूरी तरह से इनवैलिडेट कर दे। सच कहो तो यदि प्राइसेस राइट शोल्डर से ऊपर जाती है तो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए यदि आपकी एंट्री बहुत अग्रेसिव थी जब प्राइसेस नेकलाइन से टूटती थी, तो आपको अपना स्टॉप लॉस पैटर्न के राइट शोल्डर पर या उससे ऊपर सेट करना चाहिए। अब अगर आपने नेकलाइन के पास बिल्डअप्स के बाद शॉर्ट एंट्री ली है तो क्या होगा? इससे आपको अधिक टाइट स्टॉप लॉस लगाने की आज़ादी मिलती है, प्रेफरेबली बिल्डअप कंसोलिडेशन के ठीक ऊपर, जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को बूस्ट देगा। मान लीजिए कि आप दोनों एंट्रीज से चूक गए और प्राइसेस में प्राइमरी पुलबैक आने के बाद आपने मार्केट को शॉर्ट कर दिया। फिर अपना स्टॉप लॉस पुलबैक कैंडल्स के ग्रुप में हाईएस्ट प्राइस के ऊपर या नेकलाइन के ठीक ऊपर सेट करें, यदि पुलबैक नेकलाइन के बहुत करीब बना है। लास्ट मेथड ये है कि यदि आप रीटेस्ट के बाद एंट्री करते हैं, इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस को रीटेस्ट कैंडल्स के ग्रुप की सबसे हाईएस्ट विक के ठीक ऊपर रखा जा सकता है, या आप अधिक कंजर्वेटिव हो सकते हैं और स्टॉप लॉस को पैटर्न के राइट शोल्डर के ऊपर रख सकते हैं। अब हम इस पर विचार करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने ट्रेड से कैसे बाहर निकलें। खैर, 3 लोकप्रिय टेक्निक्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पहला प्राइस प्रोजेक्शन मेथड है, दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड, और अंत में इन दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन है। आइए मैं उनमें से प्रत्येक को समझाऊं। प्राइस प्रोजेक्शन एक क्लासिकल चार्टिंग टेक्निक है जो यह निर्धारित करती है कि प्राइस मूव कहां समाप्त हो सकती है। ये प्राइस एग्जॉस्शन पर केंद्रित है। विचार सरल है, प्राइसेस एक पैटर्न की हाईएस्ट विड्थ के बराबर दूरी तय करेगी। इस पैटर्न की सबसे अधिक विड्थ नेकलाइन से हेड तक होती है, तो आपको बस हेड से नेकलाइन तक की विड्थ पहचाननी है। फिर इस दूरी को नेकलाइन से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें। दूसरी मेथड बड़े ट्रेंड्स राइड करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की तरह है। यदि आपने पिछले एपिसोड फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि बाजारों में मैसिव ट्रेंड्स राइड करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाए। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप अपने स्टॉप लॉस को मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेल करें। मूविंग एवरेज का सिलेक्शन उस टाइम फ्रेम पर निर्भर करेगा जिस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए 20 मूविंग एवरेज काम करेगी, मीडियम ड्यूरेशन की ट्रेंड्स के लिए 50 मूविंग एवरेज एक अच्छा चॉइस होगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए 100 या 200 मूविंग एवरेजेस सबसे अच्छा ऑप्शन है। विचार यह है कि जब तक प्राइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ऊपर न चली जाए तब तक ट्रेंड पर बने रहें, और जब प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। अंतिम मेथड इन दोनों मेथड्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है। आप प्राइस प्रोजेक्शन लेवल पर अपने आधे पोजीशन से बाहर निकलते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके बाकी पोजीशंस पर राइड करते हैं। ऐसा करने से आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स जमा कर पाएंगे और बाजार के रिवर्सल्स का शिकार नहीं होंगे। अब मैं कुछ और पॉइंट्स जोड़ना चाहूंगा
कि चार्ट्स पर इस पैटर्न का ट्रेड कब और कहां करना है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन यह एक बेरिश ब्रेकआउट पैटर्न भी है। उस विचार को ध्यान में रखते हुए आप या तो तब ट्रेड कर सकते हैं जब अप ट्रेंड कमजोर हो रहा हो और आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाए जो ट्रेंड में बदलाव की कंफर्मेशन करता है, या आप इस पैटर्न का ट्रेडिंग तब भी कर सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और यह पैटर्न डाउनवर्ड प्राइस एक्शन में एक टेम्पररी पॉज के रूप में दिखाई देगा। ऐसा करके आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, न कि प्राइस फ्लो के विरुद्ध। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के खिलाफ दांव न लगाएं, केवल इसलिए क्योंकि आपको ये पैटर्न दिखाई देता है, तब यह आपके फेवर में काम नहीं करेगा। इनवर्स या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो संकेत देता है कि बायर्स कंट्रोल में है। ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स के मिरर रिफ्लेक्शन की तरह है, इसलिए मैं इस पैटर्न के स्मॉलर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आइए जानें कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वास्तव में क्या मतलब है। इस पैटर्न के भी 4 पार्ट्स हैं। लेफ्ट शोल्डर डाउन ट्रेंड के खिलाफ पुलबैक का परिणाम है। ये या तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण या उत्सुक बायर्स के मार्केट में एंट्री करने के कारण है। लेकिन सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं क्योंकि वे प्राइसेस कम कर रहे हैं। हालांकि बायर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस स्विंग हाई लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पुलबैक होने से पता चलता है, जो पैटर्न का हेड बनता है। इससे हम मान सकते हैं कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं क्योंकि वे प्राइसेस को और कम नहीं कर सके। इसके बजाय बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि वे कीमत को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस एरिया या प्रीवियस स्विंग हाई का फिर से रीटेस्ट कर रहे हैं, जो पैटर्न की नेकलाइन बनाता है। सेलर्स ने एक आखिरी बार कीमतों को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिससे पैटर्न के हेड की तुलना में हायर स्विंग लो का फॉर्मेशन हुआ। ये पैटर्न का राइट शोल्डर बनाता है और यह हमें बताता है कि मार्केट सेंटिमेंट बेयरिश से बुलिश में बदल गई है। और यदि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूटती है तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाता है और मार्केट में बुलिशनेस जारी रह सकती है। जब प्राइस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट हो जाएगी तो आप खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि उनमें से सभी रिलायबल नहीं है। जो मायने रखता है वो है मार्केट स्ट्रक्चर की ताकत और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन की ड्यूरेशन। इसलिए यदि मार्केट की ट्रेंड स्ट्रांगली बेयरिश है तो ये पैटर्न बनने पर भी रिवर्सल्स की संभावना कम है। ये सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने से पहले एक छोटा सा पॉज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनने में जितना अधिक समय लगेगा, यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसका मतलब ये भी है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ड्यूरेशन जितनी कम होगी, इसके विफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, खासकर जब आप इसे ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड कर रहे हों। यह भी ध्यान रखें कि राइट शोल्डर कैसे बनता है। यह इस बात के लिए एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि आप ब्रेकआउट का व्यापार करना चाहते हैं या नहीं। मान लीजिए कि आपके पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसमें लंबा राइट शोल्डर है, तो आप ब्रेकआउट खरीदने से बचना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्राइस राइट शोल्डर के लो लेवल से रेजिस्टेंस एरिया तक लंबी दूरी तय कर चुकी है। ये रास्ते में अधिक बायर्स को आकर्षित करती है। इसलिए मार्केट को बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण और उन ट्रेडर्स जो रेजिस्टेंस पर बेचना चाहते हैं, इससे सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इससे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता है जिससे प्राइसेस में गिरावट आती है। तो एक रूल जिसका आप पालन कर सकते हैं वो ये है कि राइट शोल्डर पैटर्न के हेड के 50% से ऊपर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ट्रेड कब करते हैं। भले ही यह एक रिवर्सल पैटर्न है, यह आइडिया प्रोमिनेंट है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न है। इसलिए जब मार्केट में अप ट्रेंड हो तो इस पैटर्न पर ट्रेड करना समझदारी है। और जब आप अप ट्रेंड में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ट्रेड करते हैं तो आपने अपना जीतने की संभावना बढ़ा दी है, क्योंकि अब आप ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, न कि इसके खिलाफ। ट्रेडिंग करने का एक और अवसर तब होता है जब आप इस पैटर्न को डाउन ट्रेंड के अंत में देखते हैं और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस बात की पुष्टि करता है कि मौजूदा डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है और ऐसी संभावना है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है और ऊपर जा सकता है। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इस पैटर्न को बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड्स में ट्रेड न करें, क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रेंड में बदलाव की संभावना बहुत कम होती है। अब ये सीखने के लिए आगे बढ़ें कि जब आपको पैटर्न दिखे तो इस पैटर्न पर ट्रेड कैसे करें। हम पहले एंट्री क्राइटेरिया पर चर्चा करेंगे।
सबसे अग्रेसिव एंट्री तब होती है जब प्राइस नेकलाइन या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक हो जाती है। विचार यह है कि ब्रेकआउट कैंडल नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा की जाए और फिर ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या हाई प्राइस के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री ली जाए। इस टेक्निक का लाभ यह है कि आप बहुत जल्दी किसी ट्रेड में एंटर कर पाएंगे और शायद आपको बेस्ट पॉसिबल एंट्री प्राइस मिलेगा। लेकिन दोष ये है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है और फॉल्स ब्रेकआउट दे सकती है और आपके स्टॉप लॉस को प्रभावित कर सकती है। दूसरी एंट्री टेक्निक प्राइस बिल्डअप्स के बाद ब्रेकआउट है। ऐसा तब होता है जब हम रेजिस्टेंस लेवल या नेकलाइन के पास कीमतों का टाइट कंसोलिडेशन देखते हैं। जब आप रेजिस्टेंस लेवल पर बिल्डअप्स देखते हैं तो यह आपको बताता है कि प्रॉफिट टेकिंग और लेवल से शॉर्ट सेलिंग के बावजूद हायर प्राइसेस पर खरीदने के लिए बाइंग प्रेशर अवेलेबल है। साथ ही जो ट्रेडर्स इस लेवल पर शॉर्ट गए उनके बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर होने की संभावना है। इसलिए जब प्राइस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो जाती है तो स्टॉप लॉस का इस क्लस्टर प्राइसेस को ऊपर उठाने के लिए फ्यूल प्रदान करेगा। और यदि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप अपने लॉन्ग ट्रेड एंट्रीज को ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या हाई प्राइस के ऊपर सेट कर सकते हैं। इस मेथड का उपयोग करने का एडवांटेज स्पष्ट रूप से स्टॉप लॉस का टाइट प्लेसमेंट और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में इंप्रूवमेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंट्री प्राइस भी है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ब्रेकडाउन कैंडल की रेंज बहुत बड़ी हो सकती है और आप बहुत हाई प्राइसेस पर खरीदेंगे। अब क्या होगा यदि मार्केट बिल्डअप्स नहीं बनाता है या यह एक लार्ज ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखता है? यदि आप अबव मेंशन दोनों एंट्रीज से चूक गए हैं तो अनदर मेथड जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो प्राइसेस में प्राइमरी पुलबैक की प्रतीक्षा करना है। ये टेक्निक आपको ब्रेकआउट के बाद भी प्राइसेस में उतार चढ़ाव को पकड़ने में मदद करती है। यदि मार्केट बिना किसी बिल्डअप्स के ब्रेकआउट करता है तो हम प्राइमरी पुलबैक होने की प्रतीक्षा करेंगे जो कमजोर कैंडल्स के साथ कीमतों में एक टेम्पररी डाउन मूव है। और यदि मार्केट में पुलबैक आती है तो आप प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर लॉन्ग एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं या जब प्राइसेस बढ़ने लगती है तो तुरंत एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है, सबसे अच्छे पुलबैक्स शैलो रिट्रेसमेंट और स्मॉल बॉडीड कैंडल्स के साथ बनते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमें लार्ज बॉडीड कैंडल्स के कारण स्टीप पुलबैक का सामना करना पड़े? फिर हम क्या करेंगे? यदि पुलबैक गहरा है तो हम नेकलाइन या पिछले रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल पर फिर से रीटेस्ट करने के लिए प्राइस का इंतजार करेंगे जहां हम बायर्स के आने की उम्मीद करते हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या प्राइस नेकलाइन का फिर से टेस्ट करती है, फिर बुलिश हैमर, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार आदि जैसे कैंडलस्टिक्स के रूप में नेकलाइन से प्राइस रिजेक्शन की प्रतीक्षा करें। यदि आपको लगता है कि प्राइस रिजेक्शन है तो आप अगली कैंडल पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। ये रीटेस्ट टेक्निक आपको अपनी एंट्री को टाइम करने और यहां तक कि बेहतर प्राइसेस पर पोजीशंस लेने की सुविधा देती है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस फिर से इस लेवल का परीक्षण करेगी, विशेष रूप से एक मजबूत अपट्रेंड में, और आप ट्रेड से पूरी तरह चूक सकते हैं। ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेफ्ट शोल्डर और हेड के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम्स कम होना चाहिए, जो सेलिंग इंटरेस्ट में कमी का संकेत देता है, और राइट शोल्डर के फॉर्मेशन के दौरान और ब्रेकआउट के दौरान भी वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए, जो बाइंग प्रेशर में इंक्रीज का कंफर्मेशन करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही एंट्री टेक्निक्स का उपयोग करें। अब हम अपने एंट्री क्राइटेरिया के संबंध में स्टॉप लॉस लगाने के बारे में बात करते हैं। जब कीमत पैटर्न के राइट शोल्डर के नीचे क्लोज हो जाती है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवॉल्व हो जाता है, और यही वह जगह है जहां आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसलिए यदि आपकी एंट्री बहुत अग्रेसिव थी और जब प्राइसेस नेकलाइन से बाहर ब्रेक हो जाती है तो आपको अपना स्टॉप लॉस पैटर्न के राइट शोल्डर पर या उसके नीचे सेट करना चाहिए। अब अगर आपने नेकलाइन के पास बिल्डअप्स के बाद लॉन्ग एंट्री ली तो क्या होगा? फिर आपके पास अधिक टाइट स्टॉप लॉस लगाने की सुविधा है, प्रेफरेबली बिल्डअप्स के ठीक नीचे, जो बदले में रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को इंप्रूव करेगा। मान लीजिए कि आप इन दोनों एंट्रीज से चूक गए और कीमतों में प्राइमरी पुलबैक आने के बाद आपने मार्केट में एक पोजीशन दर्ज की। फिर अपने स्टॉप लॉस को पुलबैक कैंडल्स के ग्रुप में सबसे लोएस्ट प्राइस के नीचे या नेकलाइन के ठीक नीचे सेट करें, यदि पुलबैक नेकलाइन के बहुत करीब बना है। अंतिम मेथड ये है कि यदि आप रीटेस्ट के बाद एंट्री कर रहे हैं, इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस को रीटेस्ट कैंडल्स के ग्रुप की सबसे हाईएस्ट विक के ठीक नीचे रखा जा सकता है, या आप अधिक कंजर्वेटिव हो सकते हैं और लॉन्ग विक्स से बचने के लिए स्टॉप लॉस को पैटर्न के राइट शोल्डर के नीचे रख सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने ट्रेड से कैसे बाहर निकलें। जैसा कि पहले बताया गया है, 3 लोकप्रिय टेक्निक्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पहला प्राइस प्रोजेक्शन मेथड है, दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड और लास्ट इन दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन है। प्राइस प्रोजेक्शन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि प्राइस मूव संभवतः कहां एग्जॉस्ट हो सकता है। यह ऐसे काम करता है, आप बस हेड और नेकलाइन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करें, फिर इस दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट या नेकलाइन से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें। इस प्रोजेक्टेड प्राइस पॉइंट वो है जहां आप ट्रेड से बाहर निकलते हैं। प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक ये तय करने में मदद करती है कि किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं। यदि प्राइस अपने प्राइस प्रोजेक्शन तक पहुंचने के करीब है, तो संभवतः इस मूव में ज्यादा बेनिफिट नहीं बचा है और आप ट्रेड को छोड़ना चाह सकते हैं। प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक के विपरीत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड एक निश्चित टारगेट प्रॉफिट का उपयोग नहीं करती है। इसके बजाय जैसे जैसे कीमत आपके फेवर में बढ़ती है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं ताकि आप पूरे ट्रेंड राइड कर सकें। पहला कदम ये तय करना है कि आप किस प्रकार की ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो। आप स्टॉप लॉस को अप्रोप्रिएट मूविंग एवरेजेस जैसे शॉर्ट टर्म के लिए 20 पीरियड, मीडियम टर्म के लिए 50 पीरियड और लॉन्ग टर्म के लिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर सकते हैं। हम अपने ट्रेड से तभी बाहर निकलेंगे जब प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होगी। अंतिम मेथड इन दोनों मेथड्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है। आप प्राइस प्रोजेक्शन लेवल पर अपने आधे पोजीशन से बाहर निकलते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके बाकी पर राइड करते हैं। ऐसा करने से आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स जमा कर पाएंगे और बाजार के रिवर्सल्स का शिकार नहीं होंगे। यह उन कॉमन चार्ट पैटर्न्स में से एक है जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। यह एक अच्छी बात है क्योंकि आपको अच्छी संख्या में ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन यह एक बुरी बात भी है क्योंकि कौन सा ट्रेड चुनना है यह एक बड़ी कंसर्न होगी। इसलिए हम बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या है, ये कैसे काम करता है और आपको इसका ट्रेड कैसे करना चाहिए। डबल टॉप एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पीक या पहला प्राइस रिजेक्शन और दूसरा पीक या दूसरा प्राइस रिजेक्शन और एक स्विंग लो है जो नेकलाइन या सपोर्ट एरिया बनाता है। अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न का वास्तव में क्या मतलब है? पहला पीक बाजार द्वारा पुलबैक करने के नतीजा बनता है। इस पॉइंट पर आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या ये रिवर्सल होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट्स में पुलबैक्स होना बहुत कॉमन बात है। इसके बाद दूसरा पीक आता है जहां प्राइसेस उसी एरिया से रिजेक्ट हो जाती हैं, जो फिर से दर्शाता है कि बायर्स हायर प्राइसेस पर खरीदने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। ये पहला संकेत है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। और नेकलाइन का ब्रेक होना हमारे बायस की कंफर्मेशन करेगा कि सेलर्स कंट्रोल में है और मार्केट में गिरावट जारी रह सकती है। इन शॉर्ट, डबल टॉप चार्ट पैटर्न पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल होने का संकेत देता है क्योंकि मार्केट ऊपर जाने में असमर्थ है। ध्यान रखें कि सभी डबल टॉप चार्ट पैटर्न समान रूप से नहीं बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक डबल टॉप देखते हैं जब मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में होता है, तो संभावना है कि मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। और आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वो शॉर्ट ट्रेड करना है या ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है, सिर्फ इसलिए कि आपने एक डबल टॉप पैटर्न देखा है। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करते समय 2 चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, पैटर्न कहां और कैसे बनता है, और दूसरा, इसे बनने में कितना समय लगता है या कितनी ड्यूरेशन लगती है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, आप एक मजबूत अप ट्रेंड के खिलाफ डबल टॉप को शॉर्ट नहीं करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त पहली और दूसरी पीक्स के बीच का स्पेस भी विचार करने योग्य एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि आपको उन डबल टॉप्स से बचना चाहिए जिसका दोनों पीक्स एक दूसरे के बहुत करीब है। इसके बजाय हम उन डबल टॉप का ट्रेड करना चाहते हैं जब पहली और दूसरी पीक्स के बीच काफी दूरी हो। पीक्स के बीच का स्पेस इतना दूर क्यों होना चाहिए? इसका कारण बहुत आसान है। जब पहले और दूसरे पीक के बीच अधिक टाइम और स्पेस होता है, तो स्विंग लेवल या पीक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अधिक ट्रेडर्स इस प्राइस लेवल के बारे में जागरूक हो जाएंगे। और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, जब किसी लेवल पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो यह अधिक ऑर्डर फ्लोज को आकर्षित करता है, क्योंकि अधिक ट्रेडर्स उस एरिया के आसपास ट्रेड करना चाहेंगे। इसलिए जब ट्रेडर्स का एक बड़ा ग्रुप गलत हो जाता है, तो यह एक अवसर प्रस्तुत करता है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं।
इसलिए शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में इंट्राडे बेसिस पर ट्रेडिंग करते समय डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स से सावधान रहें। टाइम फ्रेम्स जितनी अधिक होगी और स्विंग हाई के बीच का स्पेस जितना बड़ा होगा, एक सक्सेसफुल पैटर्न की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अधिकांश ट्रेडिंग गुरुज आपको डबल टॉप ब्रेकआउट्स को शॉर्ट करने के लिए कहेंगे जब प्राइस नेकलाइन से नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगी और अपने स्टॉप लॉस को हाई से ऊपर सेट कर दें। हालांकि इस अप्रोच के साथ दो इश्यूज हैं। सबसे पहले, एक मजबूत डाउन मूव के बाद मार्केट तेजी से ऊपर की ओर पलट सकता है, जो एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो सकता है और आपके स्टॉप लॉस को प्रभावित कर सकता है। दूसरे, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और यह आपके ट्रेड्स पर अनुकूल रिवॉर्ड टू रिस्क की पेशकश नहीं करता है। तो इसे ठीक करने के लिए आप कुछ तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। आइए पहले एंट्री क्राइटेरिया पर चर्चा करके शुरुआत करें। सबसे अग्रेसिव एंट्री तब होती है जब प्राइस नेकलाइन या सपोर्ट लेवल से नीचे टूट जाती है। विचार यह है कि ब्रेकआउट कैंडल को नेकलाइन के नीचे क्लोज होने का इंतजार किया जाए और फिर ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या लो प्राइस के नीचे एक शॉर्ट एंट्री ली जाए। कैंडल के क्लोज होने की प्रतीक्षा करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोज हो गई है और यह सुझाव देती है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। इस टेक्निक का दूसरा फायदा यह है कि आप बहुत अर्ली स्टेज में ही ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे, लेकिन ड्रॉबैक यह है कि ब्रेकआउट कैंडल का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, जो रिवॉर्ड टू रिस्क को बुरी तरह से कम कर सकता है। कुछ मामलों में नेकलाइन के पास प्राइस बढ़ने का इंतजार करना हमेशा फायदेमंद होता है, जो इस पैटर्न में सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करता है। जब बिल्डअप्स के बाद प्राइस नेकलाइन से नीचे ब्रेक हो जाएगी, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड करेंगे। इससे ट्रेड सक्सेस की हाई प्रोबेबिलिटी सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स नेकलाइन या सपोर्ट के पास लॉन्ग पोजीशंस ली हैं, उनके सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सपोर्ट लेवल से नीचे रखे जाएंगे और यदि मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो उन्हें अपना लॉसेस को कट करना होगा। एक बार जब प्राइस सपोर्ट लेवल से नीचे आ जाती है तो ये सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिट होंगे, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त ये ट्रेड फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि आपके पास बहुत टाइट स्टॉप लॉस होगा। वैसे भी इस अप्रोच के साथ समस्या यह है कि ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी हो सकती है और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि केवल लिमिटेड नंबर्स में ही ट्रेड्स अवेलेबल हैं। अब यदि आप ब्रेकआउट ट्रेड से चूक गए तो क्या होगा? क्या यह अंत है? जरूरी नहीं। यदि प्राइसेस फ्लैग या पेनेंट पैटर्न के रूप में प्राइमरी पुलबैक बनाती हैं, तो भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जब प्राइस में गिरावट शुरू हो तो आप एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। प्राइमरी पुलबैक कमजोर कैंडल्स के साथ प्राइसेस में एक टेम्पररी अपमूव है, जो संभवतः प्रॉफिट बुकिंग के कारण होती है। एक अच्छा पुलबैक शैलो होता है और कमजोर कैंडल्स से जुड़ा होता है। लेकिन क्या होगा अगर हमें लार्ज बॉडीड कैंडल्स के कारण स्टीप पुलबैक का सामना करना पड़े? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम नेकलाइन पर प्राइस के रीटेस्ट की तलाश कर सकते हैं, जो अब एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह बिहेव करेगा, जहां हम सेलर्स के मार्केट में एंट्री होने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए यदि प्राइस रीटेस्ट करता है तो नेकलाइन से प्राइस रिजेक्शन की प्रतीक्षा करें, जो शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार आदि जैसे कैंडलस्टिक्स का रूप में होता है। यदि आपको लगता है कि प्राइस रिजेक्शन हुआ है तो आप प्राइसेस नीचे की ओर मूव होने पर एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। ये रीटेस्ट एंट्री किसी भी अन्य एंट्री मेथड्स की तुलना में बेहतर एंट्री प्राइस प्रदान करती है, लेकिन डाउनसाइड ये है कि प्राइसेस हमेशा रीटेस्ट नहीं करती हैं। विशेष रूप से स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड्स में पुलबैक या रीटेस्ट की उम्मीद नहीं होती है। अबव एवरेज वॉल्यूम्स, RSI और MACD आदि जैसे अन्य इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट की कंफर्मेशन करना सुनिश्चित करें। अब आइए स्टॉप लॉस क्राइटेरिया पर चर्चा करें। आपका स्टॉप लॉस उस लेवल पर होगा जिसका ब्रीच होने पर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। चूंकि हम एक डबल टॉप पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस ऐसे लेवल पर होना चाहिए जो पैटर्न को पूरी तरह से इनवैलिडेट कर दे। उस अर्थ में यदि प्राइस पैटर्न के स्विंग हाई से ऊपर जाती है तो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। नंबर 1, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है और इसलिए रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत कम होगा। दूसरे, मार्केट टॉप रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है और आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के बाद लोअर लेवल्स पर वापस जा सकता है, बस एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाने के लिए, और फिर पैटर्न को पूरा करते हुए नीचे की ओर बढ़ सकता है। तो मैं जो सलाह देता हूं वह ये है कि या तो अपने स्टॉप लॉस को स्विंग टॉप और नेकलाइन के बीच 50% के लेवल पर रखें, या यदि ये दूरी बहुत बड़ी है तो ब्रेकडाउन कैंडल हाई के ठीक ऊपर ATR इंडिकेटर का उपयोग करके
पर्याप्त बफर स्पेस के साथ अपना स्टॉप लॉस सेट करें। ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है यदि आपकी एंट्री बहुत अग्रेसिव थी, यानी जब प्राइस नेकलाइन से टूट गई तो आप सीधे शॉर्ट ट्रेड ली गए। अब अगर आपने नेकलाइन के पास बिल्डअप्स के बाद शॉर्ट एंट्री ली तो क्या होगा? फिर आपको अधिक टाइट और हैसल फ्री स्टॉप लॉस लगाने की आज़ादी मिलती है, प्रेफरेबली बिल्डअप या कंसोलिडेशन के ठीक ऊपर, जो आपके रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को बढ़ावा देगा। मान लीजिए कि आप इन दोनों एंट्रीज से चूक गए और प्राइसेस के प्राइमरी पुलबैक बनने के बाद आपने मार्केट को शॉर्ट कर दिया, तो अपने स्टॉप लॉस को पुलबैक कैंडल्स के ग्रुप में हाईएस्ट प्राइस से ऊपर या नेकलाइन के ठीक ऊपर सेट करें, यदि पुलबैक नेकलाइन के बहुत करीब बना है। अंतिम मेथड ये है कि यदि आप रीटेस्ट के बाद एंट्री कर रहे हैं, इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस को रीटेस्ट कैंडल्स के ग्रुप की सबसे हाईएस्ट विक के ठीक ऊपर रखा जा सकता है, या आप अधिक कंजर्वेटिव हो सकते हैं और स्टॉप लॉस को पैटर्न की विड्थ के 50% पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, आपके ट्रेड से एग्जिट करने की 3 टेक्निक्स हैं। पहला प्राइस प्रोजेक्शन मेथड है, दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है, और अंत में इन दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन है। प्राइस प्रोजेक्शन प्राइस एग्जॉस्शन पर केंद्रित है। विचार यह है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस पैटर्न की हाईएस्ट विड्थ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। इस पैटर्न की सबसे हाईएस्ट विड्थ नेकलाइन से लेकर स्विंग हाई तक है, तो आपको बस स्विंग टॉप से नेकलाइन तक की दूरी की पहचान करनी है। फिर इस दूरी को नेकलाइन से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें। इससे आपको डिजायर्ड प्रॉफिट टारगेट मिलेगा। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का दूसरा तरीका बड़ी ट्रेंड्स को राइड करने का है। हम ट्रेल करने के लिए विभिन्न पीरियड्स की मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। मूविंग एवरेजेस का सिलेक्शन उस टाइम फ्रेम पर निर्भर करेगा जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए 20 मूविंग एवरेज का उपयोग करें, मीडियम पीरियड के ट्रेंड्स के लिए 50 मूविंग एवरेज का उपयोग करें, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए 100 या 200 मूविंग एवरेजेस का उपयोग करें। हम ट्रेड से तभी बाहर निकलेंगे जब प्राइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ऊपर क्लोज हो जाएगी। अंतिम मेथड इन दोनों मेथड्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है। आप प्राइस प्रोजेक्शन लेवल पर अपने आधे पोजीशन से बाहर निकलते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके बाकी पर राइड करते हैं। ऐसा करने से आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स जमा कर पाएंगे और बाजार के रिवर्सल्स का शिकार नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं, जो हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और विन रेट के साथ डबल टॉप खोजने और ट्रेड करने से संबंधित है, जिसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का उपयोग शामिल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। पहला स्टेप आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर हायर टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड मार्केट या डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन की पहचान करना है। आप टाइम फ्रेम सिलेक्शन पर वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो लिंक डालूंगा। अब हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस के रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें। यदि आपको ऐसा कोई सेटअप मिलता है तो अपनी लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाएं। फिर लोअर टाइम फ्रेम पर डबल टॉप पैटर्न देखें। यह एक बहुत ही सरल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक है जो आपको अपनी एंट्रीज को डबल टॉप पैटर्न के एब्सोल्यूट हाइस पर टाइम करने की अनुमति देती है, जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस लेवल है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह पैटर्न ट्रेड करने का एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका भी है। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप इसका उपयोग करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसे इग्नोर कर दें। जरूरी नहीं कि आपको सभी ऑप्शंस कंसिडर करना होगा, बस एक या दो मेथड्स चुनें जो आपके लिए अच्छा काम करें। अब हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि डबल बॉटम पैटर्न क्या है, ये कैसे काम करता है, और ट्रेड करते समय इसे कैसे अपनाया जाए। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और यह डबल टॉप के बिल्कुल विपरीत है। इस पैटर्न के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट लो या फर्स्ट प्राइस रिजेक्शन, सेकंड लो या सेकंड प्राइस रिजेक्शन, और एक नेकलाइन जो बीच में स्विंग हाई को जोड़ने वाले एक रेजिस्टेंस एरिया है। पैटर्न के ये हिस्से क्या दर्शाते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला लो तब बनता है जब मार्केट नीचे डिक्लाइन होता है, एक स्विंग लो बनता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। इस पॉइंट पर यह डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट होने की संभावना है। लेकिन तब दूसरा स्विंग लो बनता है जब मार्केट पिछले स्विंग लो लेवल को रिजेक्ट कर देता है और फिर से हायर लेवल्स पर पहुंच जाता है। अब हम मान सकते हैं कि बाइंग प्रेशर है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि मार्केट में अप मूव जारी रह सकती है या नहीं। हम बाइंग प्रेशर की ताकत की कंफर्मेशन तभी कर सकते हैं जब प्राइस नेक लाइन से ऊपर ब्रेक हो जाए। जब प्राइस नेक लाइन या रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूटती है तो ये बाइंग साइड में इंटरेस्ट और मार्केट के हायर लेवल्स पर जाने की संभावना का संकेत देती है। इन शॉर्ट, डबल बॉटम पैटर्न संकेत देता है
कि डाउन ट्रेंड संभवतः बॉटम्ड आउट हो गया है और प्राइस बढ़ने वाली है। कई ट्रेडर्स डबल बॉटम बनने के बाद नेकलाइन से ब्रेकआउट खरीदने की फैसला करते हैं, लेकिन यह हमेशा आपके फेवर में काम नहीं करेगा, क्योंकि यदि बाजार एक मजबूत डाउन ट्रेंड में है और यह हर रोज स्मॉल डबल बॉटम्स बनाता है, तो बाजार में गिरावट जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा सभी डबल बॉटम्स एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। पैटर्न को पहचानने के लिए हम जिस टाइम फ्रेम्स का उपयोग करते हैं और स्विंग लोस के बीच की स्पेस भी विचार करने योग्य फैक्टर्स हैं। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पर बना एक डबल बॉटम पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पर बने पैटर्न की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अब ट्रेडिंग के लिए एंट्री क्राइटेरियाज पर विचार करें। एक अग्रेसिव एंट्री तब होती है जब प्राइस नेकलाइन या रेजिस्टेंस के ऊपर टूट जाती है। विचार यह है कि या तो ब्रेकआउट पर एक लॉन्ग पोजीशन में एंट्री किया जाए, जो अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, या आप ब्रेकआउट कैंडल के नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या हाई प्राइस के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इस टेक्निक का लाभ ये है कि आप ट्रेड में जल्दी एंट्री कर पाएंगे और आपको बेस्ट पॉसिबल एंट्री प्राइस भी मिल सकता है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी हो सकती है या प्राइस रिवर्स भी हो सकती है और फॉल्स ब्रेकआउट दे सकती है और अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकती है। दूसरी एंट्री टेक्निक नेकलाइन के पास बिल्डअप्स के बाद ब्रेकआउट्स है। ऐसा तब होता है जब हम रेजिस्टेंस लेवल या नेकलाइन के पास प्राइसेस का टाइट कंसोलिडेशन देखते हैं। जब आप रेजिस्टेंस लेवल पर बिल्डअप्स देखते हैं तो यह आपको बताता है कि बाइंग प्रेशर अवेलेबल है और लोग प्रॉफिट बुकिंग करने और लेवल से शॉर्ट सेलिंग करने के बावजूद हायर प्राइसेस पर बाइंग करने को तैयार है। साथ ही जो ट्रेडर्स इस लेवल से शॉर्ट ट्रेड करते हैं, उनके बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर होने की संभावना है। इसलिए जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट हो जाती है, तो बाय स्टॉप लॉसेस का ये क्लस्टर प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक फ्यूल प्रदान करेगा। और यदि मार्केट नेकलाइन से ऊपर टूटता है, तो आप अपने लॉन्ग ट्रेड्स को ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के ठीक ऊपर या ब्रेकआउट कैंडल की हाई से ऊपर दर्ज कर सकते हैं। इस मेथड का उपयोग करने का लाभ स्पष्ट रूप से स्टॉप लॉस का टाइट प्लेसमेंट और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में इंप्रूवमेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंट्री प्राइस भी है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ब्रेकडाउन कैंडल की रेंज बहुत बड़ी हो सकती है और आप बहुत प्रीमियम प्राइस पर खरीदेंगे। अब क्या होगा यदि मार्केट बिल्डअप्स नहीं बनाता है या यह एक मैसिव ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और फिर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखता है? यदि आप अबव मेंशन दोनों एंट्रीज से चूक गए हैं, तो दूसरी मेथड प्राइसेस में प्राइमरी पुलबैक की तलाश करना है। ये टेक्निक आपको ब्रेकआउट के बाद भी प्राइस मूव को पकड़ने में मदद करती है। यदि मार्केट बिना किसी बिल्डअप्स के ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम प्राइमरी पुलबैक होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर कैंडल्स के साथ प्राइसेस में एक टेम्पररी डाउन मूव है। और यदि मार्केट में गिरावट आती है, तो आप प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेक पर लॉन्ग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, या जब प्राइसेस बढ़ने लगती हैं तो तुरंत एंट्री कर सकते हैं। सबसे अच्छा पुल बैक छोटी छोटी कैंडल्स के साथ एक शैलो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें नेकलाइन पर स्टीप पुलबैक्स महसूस होता है। इसे रीटेस्ट कहा जाता है। जब प्राइस नेकलाइन या सपोर्ट लेवल पर फिर से रीटेस्ट करती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बायर्स आएंगे। हमें यह देखने की जरूरत है कि यदि प्राइस नेकलाइन का दोबारा रीटेस्ट करती है, तो बुलिश हैमर, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार आदि जैसे रिवर्सल कैंडलस्टिक्स के रूप में नेकलाइन से प्राइस रिजेक्शन की प्रतीक्षा करें। यदि आप एक प्राइस रिजेक्शन पाते हैं, तो आप अगली कैंडल पर लॉन्ग एंट्री कर सकता है। रीटेस्ट टेक्निक आपको अपनी एंट्रीज को टाइम करने और यहां तक कि बेहतर प्राइसेस पर पोजीशंस लेने की सुविधा देती है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस फिर से इस लेवल का रीटेस्ट करेगी, विशेष रूप से एक मजबूत अप ट्रेंड में, और आप ट्रेड से पूरी तरह चूक सकते हैं। ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेकआउट्स के दौरान वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए, जो बाइंग प्रेशर में इंक्रीज की पुष्टि करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही एंट्री टेक्निक्स का उपयोग करें। अब हम अपने एंट्री क्राइटेरिया के संबंध में स्टॉप लॉस लगाने के बारे में बात करते हैं। डबल बॉटम पैटर्न तब इनवैलिड हो जाता है जब प्राइस नेकलाइन से रिवर्स हो जाती है और पैटर्न के स्विंग लो के नीचे क्लोज हो जाती है। यदि आप इस विचार के आधार पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा और आपको भारी नुकसान होगा, और इसके अलावा प्राइस स्विंग लो से रिवर्स हो सकती है और ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाते हुए फिर से ऊपर जा सकती है। तो वास्तव में आपको अपना स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए?
मेरा सजेशन है कि या तो अपने स्टॉप लॉस को स्विंग बॉटम और नेकलाइन के बीच 50% के लेवल पर रखें, या यदि ये दूरी बहुत बड़ी है तो ब्रेकडाउन कैंडल के लोज के ठीक नीचे ATR इंडिकेटर का उपयोग करके पर्याप्त बफर स्पेस के साथ अपना स्टॉप लॉस सेट करें। ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है यदि आपकी एंट्री बहुत अग्रेसिव थी, यानी जब प्राइसेस नेकलाइन से बाहर ब्रेक हुआ है तो आप तुरंत एक लॉन्ग एंट्री ली है। अब अगर आपने नेकलाइन के पास बिल्डअप्स के बाद लॉन्ग एंट्री ली तो क्या होगा? फिर आपके पास अधिक टाइट स्टॉप लॉस लगाने की सुविधा है, प्रेफरेबली बिल्डअप्स के ठीक नीचे, जो बदले में रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में इंप्रूवमेंट करेगा। मान लीजिए कि आप इन दोनों एंट्रीज से चूक गए और प्राइसेस में प्राइमरी पुलबैक होने के बाद आपने बाजार में एक लॉन्ग पोजीशन दर्ज की। यदि पुलबैक नेकलाइन के बहुत करीब बना है तो पुलबैक कैंडल्स के ग्रुप में सबसे लोएस्ट प्राइस या सबसे लोएस्ट विक के नीचे या नेकलाइन के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करें। अंतिम मेथड ये है कि यदि आप रीटेस्ट के बाद एंट्री कर रहे हैं, इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस को रीटेस्ट कैंडल्स के ग्रुप की सबसे लोएस्ट विक के ठीक नीचे रखा जा सकता है, या आप अधिक कंजर्वेटिव हो सकते हैं और स्विंग लो और नेकलाइन के बीच की दूरी के 50% पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग विक्स से बच सकते हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने ट्रेड से कैसे बाहर निकलें। हमेशा की तरह 3 मेथड्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। आइए मैं उनमें से प्रत्येक को समझाऊं। प्राइस प्रोजेक्शन स्विंग बॉटम और नेकलाइन के बीच की दूरी की मेजर करता है। फिर इस दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट या नेकलाइन से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्टेड प्राइस पॉइंट या लेवल वो है जहां आप ट्रेड से बाहर निकलते हैं। ये टेक्निक आपको ये तय करने में मदद करती है कि किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं। यदि प्राइस अपने प्राइस प्रोजेक्शन तक पहुंचने के करीब है तो संभवतः इसमें बहुत अधिक जूस नहीं बचा है और आप ट्रेड को छोड़ना चाह सकते हैं। लेकिन प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक के विपरीत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है। इसके बजाय जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में बढ़ती है, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं ताकि आप पूरे ट्रेंड का लाभ उठा सकें। पहला स्टेप ये तय करना है कि आप किस प्रकार की ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो। फिर आप क्रमशः 20 पीरियड, 50 पीरियड या 200 पीरियड जैसे अप्रोप्रिएट मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पता लगा सकते हैं। हम अपने ट्रेड से तभी बाहर निकलेंगे जब प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होगी। अंतिम मेथड इन दोनों मेथड्स को जोड़ती है। आप प्राइस प्रोजेक्शन लेवल पर अपने आधे पोजीशन से एग्जिट करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके बाकी पर राइड करते हैं ताकि आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स जमा कर सके और मार्केट रिवर्सल्स पर पैसे न गंवाएं। डबल टॉप के जैसे ही आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का उपयोग कर सकते हैं। आपको बस एक हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट एरिया की पहचान करनी है, फिर अपनी पसंदीदा लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाएं और एक डबल बॉटम पैटर्न की तलाश करें जो हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल की ओर झुकता हो। इस तरह आप स्विंग बॉटम के एब्सोल्यूट लो लेवल्स से एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह एक अधिक प्रोफेशनल एंट्री टेक्निक है, इसलिए यदि आप इसे पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इसका उपयोग न करें। यदि आपने डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स को ठीक से समझ लिया है, तो ट्रिपल टॉप्स और ट्रिपल बॉटम्स बहुत आसान होगा। ये पिछले 2 पैटर्न्स के ही एक्सटेंशंस हैं। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस समान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो तीसरे स्विंग हाई या स्विंग लो का फॉर्मेशन है। आइए जानें कि ये पैटर्न क्या दर्शाते हैं। ट्रिपल टॉप एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो संकेत देता है कि सेलर्स कंट्रोल में है। ये पैटर्न बायर्स के कंट्रोल को दर्शाते हैं क्योंकि प्राइसेस स्विंग हाई फॉर्म होता है, उसके बाद पुल बैक होता है। लेकिन सेलिंग प्रेशर का पहला संकेत तब दिखाई देता है जब प्राइस प्रायर हाई से ब्रेकआउट होने में विफल रहती है। बाजार में फिर से पुल बैक आती है और एक कंसोलिडेशन बनता है। ये डबल टॉप जैसा दिखता है, लेकिन इस बार नेकलाइन से नीचे टूटने के बजाय मार्केट एक बार फिर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है और फिर से विफल हो जाता है। तो वहां 3 स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं या हाइज ब्रेक होने के 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रिपल टॉप जैसा दिखता है और इसकी कंफर्मेशन तभी होती है जब प्राइस कंसोलिडेशन के लोस से नीचे या नेकलाइन सपोर्ट से नीचे ब्रेक होती है। मैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप डबल टॉप पैटर्न के रूल्स का पालन कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स हर समय काम नहीं करती। इसमें ट्रिपल टॉप पैटर्न भी शामिल है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि पैटर्न विफल होने से पहले यह आमतौर पर कुछ क्लूज छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, यदि हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है, तो लोअर टाइम फ्रेम्स पर बना ट्रिपल टॉप पैटर्न विफल होने की सबसे अधिक संभावना है। ट्रिपल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और ट्रिपल टॉप पैटर्न के बिल्कुल विपरीत है, जो संकेत देता है कि बायस डोमिनेंट है। पैटर्न की शुरुआत सेलर्स द्वारा प्राइस को नीचे धकेलने से होती है, जिससे प्राइस स्विंग लो बनते हैं, जिसके बाद पुलबैक होता है। लेकिन बाइंग प्रेशर का पहला संकेत तब दिखाई देता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग लो से ब्रेकआउट होने में विफल रहती है। मार्केट में एक और पुलबैक आई और यह एक कंसोलिडेशन की तरह दिख रहा है। ये डबल बॉटम पैटर्न जैसा दिखता है, लेकिन नेकलाइन को तोड़ने के बजाय मार्केट एक बार फिर नीचे जाने का प्रयास करता है और फिर से लो लेवल को तोड़ने में विफल रहता है। तो वहां 3 लोज विजिबल है या लोअर लेवल से ब्रेक होने के 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यह एक ट्रिपल बॉटम की तरह दिखता है और इसकी कंफर्मेशन तभी होती है जब प्राइस कंसोलिडेशन या नेकलाइन रेजिस्टेंस लेवल के हाई से ऊपर ब्रेक हो जाती है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया डबल बॉटम पैटर्न के रूल्स के समान है। राइजिंग वेज एक लोकप्रिय बेयरिश पैटर्न है। ये पैटर्न बॉटम से शुरू होता है और फिर जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर की ओर बढ़ती हैं, पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और पैटर्न की टॉप की ओर ट्रेडिंग रेंज छोटी होती जाती है। ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच कंसोलिडेट होती है, जहां सपोर्ट लाइन का स्लोप रेजिस्टेंस स्लोप की तुलना में बहुत अधिक स्टीप होता है। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि हायर हाइस की तुलना में हायर लोज बहुत तेजी से बनते हैं, जिससे वेज जैसा फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये भी है कि सेलिंग एक्टिविटी अधिक जोर पकड़ रही है और बाइंग कमजोर हो रही है। ट्रेडिंग रेंज का बाएं से दाएं प्राइस कॉन्ट्रैक्शन भी मौजूदा ट्रेडिंग एक्टिविटी के कमजोर होने का संकेत देता है। लेकिन राइजिंग वेज सटीक रूप से पहचानने और ट्रेड करने के लिए सबसे कठिन चार्ट पैटर्न्स में से एक हो सकता है। हालांकि यह अधिकांश अन्य पैटर्न्स की तरह एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है, लेकिन ईच सक्सेसिव स्विंग हाई पर अपसाइड मोमेंटम का लॉस होने से ये पैटर्न को बेरिश बायस देता है। हालांकि सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज ट्रेडर्स को यह अनुमान लगाती रहती है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। यहीं पर कंट्रैक्टिंग रेंज हमें सबसे ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा इसे एक राइजिंग वेज के रूप में पहचानने के लिए प्राइस को अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस का कम से कम 2 बार टेस्ट करना चाहिए। अब चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि राइजिंग वेज पैटर्न रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों हो सकता है। ये प्राइस चार्ट पर उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस पैटर्न रिवर्सल या कंटिन्यूएशन होने के बावजूद राइजिंग वेजेस बेरिश नेचर के हैं। हम इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एडेड एडवांटेज यह है कि हम इस पैटर्न को अप ट्रेंड के अंत में या डाउन ट्रेंड के दौरान शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के कारण कंसोलिडेशंस के रूप में देख सकते हैं। लेकिन पैटर्न की बेरिश कंफर्मेशन तब तक नहीं होती जब तक कि अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन कन्विंसिंग तरीके से नहीं ब्रेक हो जाती। आइडियली हम उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस बढ़ने और वेज पैटर्न बनने के कारण वॉल्यूम्स में गिरावट आएगी और सपोर्ट लाइन ब्रेक होने पर वॉल्यूम्स में एक्सपेंशन या राइज होगी, जिसे बेरिश कंफर्मेशन के रूप में लिया जा सकता है। आप मोमेंटम में बदलाव का पता लगाने के लिए RSI या MACD जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ती है तो निश्चित रूप से हमारा बायस हमेशा ब्रेकडाउन पर सेल करने की ओर होता है। प्राइसेस में कंसोलिडेशन के साथ ट्रेडर्स को पता है कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है, इसलिए वे ऊपर या नीचे ब्रेकआउट की उम्मीद करेंगे। जब अप ट्रेंड के बाद राइजिंग वेज बनता है तो इसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। लेकिन अगर यह डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हो सकता है। अब हमने सीख लिया है कि राइजिंग वेज की पहचान कैसे करें, तो हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि पैटर्न का ट्रेड कैसे करें। इसलिए मैं एंट्री के तरीकों, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट कैसे निर्धारित करना है, इस पर चर्चा करूंगा। एंट्री क्राइटेरिया से शुरू करते हैं। चूंकि यह एक बेरिश पैटर्न है, हम केवल अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट होने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, यानी आप उस समय एंट्री कर सकते हैं जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक हो जाती है, या आप लो प्राइस से नीचे बेचने पर विचार कर सकते हैं, या ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद
उसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे पर भी सेल कर सकते हैं। दूसरी मेथड पुलबैक की प्रतीक्षा करना या ब्रेकआउट लेवल पर प्राइस रीटेस्ट होना है, और फिर जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है या जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे चली जाती है तो एक शॉर्ट एंट्री लें। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा एंट्री बेहतर है। खैर, कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है। यदि आप लोस के ब्रेक होने पर एंट्री करते हैं तो यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन यदि यह रियल ब्रेकआउट है तो यह आपको मिलने वाली बेस्ट पॉसिबल प्राइस है। ऑल्टरनेटिवली, यदि आप लो लेवल से नीचे प्राइस क्लोज होने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना कम कर देंगे। लेकिन यदि ब्रेकआउट मजबूत है तो आप बहुत लोअर प्राइसेस पर एंट्री करते हैं। पुलबैक या रीटेस्ट की प्रतीक्षा करने का भी यही मामला है, जो अक्सर तब नहीं होता है जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो और वास्तव में आप ट्रेड से पूरी तरह चूक जाएंगे। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी तय करें और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स पर इसका प्रैक्टिस करना जारी रखें। वॉल्यूम्स और अन्य इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट की वैलिडिटी की कंफर्मेशन करने की हमेशा अनुशंसा की जाती है। एवरेज से अधिक वॉल्यूम्स अधिकांश समय ब्रेकआउट को वैलिडेट कर सकता है, क्योंकि यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इंटरेस्ट को दर्शाता है, और कम वॉल्यूम वाले ब्रेकआउट्स फेल होने की सबसे अधिक संभावना है। MACD और RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करने से आपको रियल ब्रेकआउट्स की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है। आइए अब हम स्टॉप लॉस निर्धारित करने के क्राइटेरिया पर ध्यान केंद्रित करें। राइजिंग वेज पैटर्न पर ट्रेड करते समय अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग हाई या लो इत्यादि जैसे ऑब्वियस लेवल्स पर सेट नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको आसानी से स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। यह आपके लिए उतना ही ऑब्वियस है जितना दूसरों के लिए, जिसमें स्मार्ट मनी भी शामिल है। आप उचित स्टॉप लॉस सेटअप कैसे प्राप्त करते हैं? यह आसान है। जैसा कि मैंने बार बार मेंशन किया है, आपका स्टॉप लॉस उस लेवल पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिड हो जाए। हम यहां राइजिंग वेज पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जब प्राइस टॉप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक और क्लोज होती है तो पैटर्न इनवैलिड होता है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर रखना होगा। अभी भी लंबी विक्स की संभावना है जो आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती है और फिर डिजायर्ड डायरेक्शन में नीचे जा सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा सेफ्टी रहने के लिए आपको ATR इंडिकेटर का उपयोग करके अपने स्टॉप्स को मार्केट स्ट्रक्चर से कुछ दूरी पर सेट करके अपने ट्रेड्स को अधिक सांस लेने की जगह देनी होगी। अपने स्टॉप लॉस लेवल को सबसे रीसेंट स्विंग हाई लेवल से 1 ATR अबव सेट करें। और अंत में आइए जानें कि राइजिंग वेज पैटर्न के लिए टारगेट्स कैसे निर्धारित करें। अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने विनर्स को कैश इन कर सकते हैं। सबसे आम तरीकों में से एक है प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट टारगेट रखना। टारगेट को वेज के हाईएस्ट विड्थ या वेज के सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक के सबसे वाइडेस्ट पोर्शन की ऊंचाई लेकर इस दूरी को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे प्रोजेक्ट कर सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस को तब तक ट्रेल करना भी चुन सकते हैं जब तक बाजार आपको ट्रेड से बाहर न कर दे। ये बेहतर ऑप्शन क्यों है? इस बारे में सोचें। राइजिंग वेज पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में या अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। ऐसी कंडीशंस में ट्रेंड के जारी रहने की बहुत अधिक संभावना है, और इसको राइड करने का एकमात्र तरीका अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब अपने स्टॉप लॉस को बेस्ट पॉसिबल मैनर से ट्रेल करने के लिए आप मूविंग एवरेजेस या चैनल स्टॉप्स का उपयोग कर सकते हैं, और केवल तभी ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है। इसके अलावा यदि आप प्रोजेक्शन मेथड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि आप प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके प्राइस मूव को गेज कर सके ताकि अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा वहां लॉक इन कर सके और फिर बाकी की पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके राइड कर सकें, जिससे आपके साइकोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रिवर्सल के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न राइजिंग वेज के काउंटर पैटर्न की तरह है। ये तब बनता है जब मार्केट दो कन्वर्जिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के बीच कंसोलिडेट होता है। फॉलिंग वेज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट करना होगा या उन्हें नीचे की ओर स्लोप होना चाहिए, और रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन से अधिक स्टीप होनी चाहिए। ये पैटर्न टॉप से शुरू होता है और जैसे जैसे प्राइसेस कम होती जाती है पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रकार की प्राइस एक्शन एक कोन जैसी शेप बनाती है जो स्विंग हाई और स्विंग लो के कन्वर्जेंस के रूप में नीचे की ओर स्लोप होती है।
जैसे जैसे प्राइस में गिरावट जारी रहेगी, यह मोमेंटम खो देगी और यह संकेत देता है कि बायर्स कंट्रोल में आना शुरू कर रहे हैं और प्राइस डिक्लाइन की रेट को स्लो कर रहे हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स जैसे पैटर्न्स के विपरीत, जिसमें कोई निश्चित स्लोप या बायस नहीं होता है, फॉलिंग वेजेस को नीचे की ओर स्लोप करना चाहिए और हमारे पास बुलिश बायस है। राइजिंग वेजेस की तरह फॉलिंग वेज भी ट्रेड करने में चैलेंजिंग पैटर्न्स में से एक है। फॉलिंग वेज पैटर्न को बुलिश कंटिन्यूएशन और बुलिश रिवर्सल पैटर्न दोनों के रूप में देखा जाता है, जो पैटर्न की पहचान में कुछ कंफ्यूजन पैदा करता है। दोनों सिनारियोज में अलग अलग मार्केट कंडीशंस शामिल हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब फॉलिंग वेज दिखाई देती है, तब कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न को अलग करने वाला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ट्रेंड की डायरेक्शन है। यदि फॉलिंग वेज एक अप ट्रेंड में दिखाई देता है, तो यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और यदि यह डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, तो यह एक रिवर्सल पैटर्न है। हालांकि इस बुलिश बायस को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कन्विंसिंग रूप से न हो जाए। कन्विंसिंग से मेरा मतलब है कि जैसे जैसे पैटर्न बाएं से दाएं बढ़ता है, वॉल्यूम्स में डिक्लाइन आनी चाहिए, या बस वॉल्यूम्स को कंट्रैक्टिंग प्राइसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग प्राइस ट्रेंड को कमजोर दिखाता है, और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट एवरेज से अधिक वॉल्यूम्स के साथ होना चाहिए, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच इंटरेस्ट में इंक्रीज का संकेत देता है। आप पैटर्न की रिलायबिलिटी कंफर्म करने के लिए RSI, MACD आदि जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम एंट्री क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो अपने एंट्री का बेहतर टाइम कैसे करें? खैर, इसे करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेक हो जाए, तो लॉन्ग ट्रेड करनी चाहिए। आपको बस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक बाय ऑर्डर देना है, और जब प्राइस इस लेवल से ऊपर पहुंच जाएगी, तो आप तुरंत लॉन्ग होगा। यदि ब्रेकआउट रियल है, तो यह एंट्री के लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस में से एक है। लेकिन यह तरीका बहुत जोखिम भरा है, और संभावना है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यह अगली मेथड पिछले अप्रोच के समान है। एकमात्र अंतर यह है कि आप प्राइस को ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक और क्लोज होने का इंतजार करते हैं। कैंडल क्लोज होने के बाद आप ब्रेकआउट कैंडल हाई से ऊपर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। इससे फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन यदि प्राइस की मोमेंटम मजबूत है, तो आप बहुत प्रीमियम प्राइसेस पर अपने ट्रेड में एंट्री करेंगे। यदि आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, तो आप मार्केट में तब भी एंट्री कर सकते हैं जब प्राइस पैटर्न की ऊपरी ट्रेंड लाइन पर पुलबैक या रीटेस्ट आ जाती है। यह आपको ट्रेड में एंट्री करने में मदद कर सकता है, भले ही आप ब्रेकआउट मूव मिस आउट कर गए हो, और यह ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने की वेट करने की तुलना में बेहतर एंट्री प्राइसेस प्रदान करता है। इस अप्रोच के साथ समस्या यह है कि मार्केट हर बार पुलबैक या रीटेस्ट नहीं दे सकता है। एक बार फिर आप अपने अप्रोच में कंजर्वेटिव या अग्रेसिव हैं या नहीं, इसके आधार पर अपनी पसंद का एंट्री टाइप चुन सकते हैं। वॉल्यूम्स और अन्य इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें कि क्या वास्तव में मार्केट पार्टिसिपेंट्स में प्राइसेस ऊपर मूव करने में इंटरेस्ट है। उचित स्टॉप लॉस कैसे सेट करें ताकि आप बहुत जल्दी स्टॉप्ड आउट न हो? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रेकआउट या पुलबैक आदि का ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है। आपका स्टॉप लॉस ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पहुंचने पर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट स्टॉप लॉस पर पहुंच जाता है, तो आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि आप गलत था। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल से नीचे स्टॉप लॉस एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिर और कहां? इसके बारे में सोचो। अपना स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आइडियल प्लेस कहां है, ताकि यदि मार्केट उस तक पहुंच जाए तो आपको पता चले कि फॉलिंग वेज पैटर्न इनवैलिड हो गया। चूंकि पैटर्न हायर स्विंग लोज बनाता है, और यदि प्राइस सबसे रीसेंट स्विंग लो से नीचे जाती है या डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे टूटती है, तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा एनालिसिस गलत था। तो ये बिल्कुल वही जगह है जहां आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यानी रीसेंट स्विंग लो या सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे। आप रीसेंट स्विंग लो या सपोर्ट के नीचे 180R बफर जोड़कर प्राइसेस को कुछ ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं। मुझे आशा है कि यह क्लियर है। अब अपने विनर्स को कैसे कैश इन करें? सबसे आम तरीकों में से एक है प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट टारगेट रखना। टारगेट को वेज के टॉप की विड्थ या सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक वेज के सबसे वाइडेस्ट पोर्शन की विड्थ लेना, और फिर इस दूरी को ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट की जा सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का निर्णय भी ले सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप पूरी ट्रेंड पर राइड कर सके।
अब अपने स्टॉप लॉस को बेस्ट पॉसिबल मैनर से ट्रेल करने के लिए आप मूविंग एवरेज या चैंडलियर स्टॉप्स का उपयोग कर सकते हैं और केवल तभी ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं जब मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है। यदि आप मूविंग एवरेज का उपयोग कर रहे हैं तो 20, 50 या 200 पीरियड के एवरेजेस का उपयोग करें, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा यदि आप इन दोनों तरीकों के कॉम्बो का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बेहतर है, ताकि आप प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके पहले से ही प्राइस मूव की पोटेंशियल को गेज कर सकें, ताकि अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा वहां लॉक इन कर सकें और फिर बाकी पोजीशंस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके राइड कर सकें, जिससे आपके साइकोलॉजी पर असर न पड़े और रिवर्सल के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सके। अब यह एक ही वीडियो में सभी मेजर रिवर्सल पैटर्न्स हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको प्रत्येक पैटर्न के पीछे के लॉजिक को समझने में मदद करेगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए, तभी मैं इस सीरीज का तीसरा पार्ट पोस्ट करूंगा, क्योंकि इन्हें अंडरस्टैंडेबल बनने में बहुत समय और मेहनत लगती है। तो इसे अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें। चार्ट पर इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए सीखना और प्रैक्टिस करना सुनिश्चित करें और कई चार्ट्स पर उनका बैकटेस्ट करें, ये देखने के लिए कि कौन सा पैटर्न्स आपके लिए काम करता है। सभी नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और बेल आइकॉन को अनेबल करें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।